हाय एवरीवन, इसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो है सेशन हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास में जो हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़े थे वो 4-5 कंसेप्ट पढ़े थे। जैसे कि हमने पढ़ा कि परमाणु क्या होता है, एटम। परमाणु के बाद पढ़े कि हम आवेश क्या होता है, चार्ज के बारे में पढ़े। चार्ज के बाद हमने एक चार्ज का नियम पढ़ा जिसको आवेश का नियम या कूलम का नियम कहते हैं। कूलम के नियम के बाद हम विभवांतर के बारे में पढ़े, विभव के बारे में पढ़े। उसके बाद हम धारा के बारे में पढ़े, धारा के बाद हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े। रेजिस्टेंस मतलब हम जो 4-5 कंसेप्ट थे वो कल अपनी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम कंप्लीट कर लिए थे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वाली वीडियो जाकर देखें, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा जो पढ़ाने का टॉपिक है वो रेजिस्टेंस तक कल कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, इंडक्टर के बारे में। ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में रह गया है, आज उसको कंप्लीट करेंगे पूरा। और नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में अगली क्लास में। ठीक है। तो आज के जो टॉपिक का जो हमारा पार्ट था, थोड़ा सा हम पीछे का रिवीजन कर लेते हैं आज। ठीक। तो कल हम पढ़े थे परमाणु के बारे में, एटम के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और उसको पृथक किया जा सकता है रासायनिक क्रिया के द्वारा। तो परमाणु कहलाता है। परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षाओं में गति करते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻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 ⁻
-19 कूलम। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो हम एटम में इतना पढ़े थे। एटम के बाद हम पढ़े थे ये पार्ट्स ऑफ एटम के बारे में बताया, ठीक, कि ये जो इसका न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर गति कर रहे हैं, ये बताए थे हम, ठीक। एटम के जो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और क्या कहते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। ये पूरा कंसेप्ट हम कल क्लियर करके बता दिए थे, ठीक। इसके बाद हम जो है आवेश के बारे में पढ़े कि आवेश क्या होता है। किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वो वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का फील करता है, ठीक है। तो आवेश की हम ऐसा ही मात्रक पढ़े कि इसका कूलाम होता है, मात्रक पढ़े। आवेश दो प्रकार की पढ़े कि धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, ठीक है। और बताया कि आवेश को ऋण और धन का शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। तो आवेशों को आवेशित करने वाली प्रक्रिया को मतलब थेल्स ने बताया। थेल्स ने फिर एक थ्योरी दी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़े कि एक कांच की छड़ को मतलब कि रेशम के कपड़े से इसे रगड़ने पर या तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगी या वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उस पर धनावेश, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उसको ऋणावेश। तो इसके बाद और एक आवेश का फॉर्मूला भी पढ़े थे, क्यू बराबर एन, जहाँ पर हमने क्यू बराबर आवेश बताया, उत्पन्न आवेश, एन बराबर बताया कि त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई बराबर कितनी इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक। ये बताए थे पॉजिटिव नेगेटिव आवेश। कूलाम का नियम पढ़े थे कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों के गुणनफल के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एफ इज रेसिप्रोकल टू 1/r²। ऐसे हम पढ़े पूरा। तो समीकरण भी सिद्ध किए, कल वाली क्लास में देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट बताया। विद्युत भागवत बोले कि विद्युत भागवत क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने जो बल लगाया जाता है उसको विद्युत भागवत कहते हैं। ये कैसे जनरेट किया था, ये सेल, बैटरी, जनरेटर आदि द्वारा जनरेट किया था। इसका मात्रक वोल्ट होता है, ये भी कल पढ़े थे, ठीक है। विभवांतर क्या होता है, अब एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे के बीच में जो विभव दोनों मतलब दोनों सिरों पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, मतलब एक सिरे जैसे कोई तार है, जैसे कोई तार है, इसका ये वाला सिरा और इस सिरे के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। इस सिरे पे भी विभव कुछ होगा, इस सिरे पे भी विभव होगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसका विभवांतर कहलाता है, ठीक। तो इस विभवांतर के बारे में पढ़े। तो इसके बाद फिर हम जो अगला कंसेप्ट था वो था हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम बताए थे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को, ठीक है। एक किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आई इज क्यू टी, क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू टी,
Q/T। ठीक है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। किसी बिंदु से 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 6.28 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रवाहित हो जाने पर विद्युत का मान 1 एम्पियर हो जाता है, तो एक धारा का मान। ठीक, और विद्युत धारा वेग के प्रकाश के बराबर होता है, मान होता है, ये भी पढ़े थे। अब ये कंसेप्ट हम हमारा कल क्लियर हो गया था कि विद्युत धारा क्या होता है, और बताए थे कि विद्युत धारा जो है हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव जो होता है हमेशा जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ये भी पढ़े थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा किधर की ओर बहती है, इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर बहता है। तो बताए थे कि धारा जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहता है, उल्टा चलता है दोनों का। इसके बाद हम प्रतिरोध के बारे में पढ़े। प्रतिरोध में हमने बताया कि प्रतिरोध क्या होता है, एक ऐसा गुण होता है किसी पदार्थ का जो कि धारा के मार्ग को रुकावट पैदा करता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है उस चालक तार में। ठीक है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है उसको ओम कहते हैं। और प्रतिरोध का जो आकार, मतलब कि प्रतिरोध जो है 4 चीज़ों के फैक्टर पर काम करता है। एक तो चालक तार के पे एक 4 फैक्टर पर काम करता है। एक उसकी लेंथ पर, मटेरियल पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और टेम्परेचर पर। तो हम इसके बारे में पढ़े थे कल। और ये ओम का जो साइन था, सिंबल, जो हम पढ़े कि कोई प्रतिरोध है वो 4 चीज़ पे इफेक्ट करेगा। क्या? मटेरियल, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर। तो 4 चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने आगे बताया था कि कैसे कैसे कब इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये पूरा बताए थे। कल का रिवीजन कर रहे हैं आज हम। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, क्लियर हो जाएगा 10-15 मिनट में। ठीक है, तो बताए थे कि लेंथ पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। लेंथ, ठीक है, तो हमने बताया कि अगर किसी चालक तार की अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला इफेक्ट। दूसरा बताया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर किसी तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे, जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एक बड़ा एरिया है और एक ये छोटा एरिया है। ठीक है, बड़े वाले एरिया में से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव करेंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा। हमको रेजिस्टेंस का काम ही यही होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को थोड़ा कम कर देना है, क्योंकि धारा कम है। तो अगर मान लो कि कोई पाइप है, पाइप में से अगर बड़ा पाइप है तो उसमें से पानी बहुत तेज़ी से निकलेगा, मतलब कि उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम है। अगर कोई छोटा पाइप है तो समझो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तीसरा करता है मटेरियल पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस, मतलब चालक तार जो है कैसे बना हुआ, किस पदार्थ से बना है। अगर कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो उसकी कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अगर कॉपर का बना हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा होगा, और कुछ सिल्वर का बना है तो उसका नहीं होगा। मतलब कि डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर। और इंसुलेटर का तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी चाहिए। चौथा फैक्टर था वो हमारा था टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पर कैसे काम करता है, तो टेम्परेचर पे हम बताएंगे कि कोई पदार्थ अगर इंसुलेटर है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी अपने आप बढ़ जाएगा। सॉरी 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 अगर कोई 4 कंडक्टर है, कंडक्टर, सबसे पहले कंडक्टर पढ़िए। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कंडक्टर, कोई चाल अगर कंडक्टर है उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई चालकतार कंडक्टर है, चालकतार कंडक्टर है, अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर कोई इंसुलेटर है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। बस इतना याद रखिए, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंसुलेटर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। 2 चीज़ें फैक्टर। ये पढ़ाए थे कि ये रजिस्टिविटी होता है, ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, इसको रो कहते हैं, रो। इसको रो से डिनोट करते हैं, RA/L, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब 7 पॉइंट था कि अगर हम इतना पढ़ लिए तो पावर के बारे में, तो पावर क्या होता है, शक्ति। सबको पता है कि कार्य करने की जो ऊर्जा होती है वो शक्ति कहलाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है P=VI। और यहाँ पे V जो होता है वो एक ओम के नियम के थ्रू आता है कि V=IR। ये एक ओम का नियम है जो हम अपनी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा बस कंसेप्ट देख रहे थे कि V=IR।
और यहाँ पर हमने P इज इक्वल टू आई आर रख दिया, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी होगी, V की वैल्यू दे रखी होगी, R की वैल्यू दे रखी होगी, आपको पावर निकालना होगा तो आप पावर कैसे निकालोगे, किसी की शक्ति कैसे निकालोगे, इसके लिए फॉर्मूला बेस होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। कोई पूछ लेगा कि पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक मीटर अश्व शक्ति बराबर होता है 735.5, ठीक है। और एक अश्व शक्ति और किलोवाट हावर में संबंध होता है कि 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 1.34 हॉर्स पावर। तो जो कंसेप्ट है याद करने का वो याद करने का। और यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। आज की जो हमारी क्लास में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर के बारे में हम बेसिक बता दिए हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक तरीके से चार्ज को स्टोर करने का एक डिवाइस होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है और कैसे कैपेसिटर कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिव प्लेट्स। तो कैपेसिटर के अंदर क्या होते हैं, दो कंडक्टिव प्लेट्स होती हैं, टिपिकली मेड ऑफ मटेरियल, जो कि मेटल से बनी होती है, सॉरी मेटल, टिपिकली मेड ऑफ मेटल, जो कि धातु से बनी होती है, सेपरेटेड बाय इन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड एज डाई, जो कि एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा इंसुलेट किया जाता है, मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। मान लीजिए कि जैसे ये कैपेसिटर है, इसके अंदर ऐसे दो प्लेट होंगी, एक ऐसी प्लेट होंगी, और इसके अंदर ऐसे 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 एक डाइलेक्ट्रिक मेटल भर दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों प्लेटों को दूरी बनाएगा, एकदम टिपिकली सेपरेट कर देगा मतलब अलग अलग कर देगा दोनों को, ठीक है। ऐसे पदार्थ की जो डिवाइस मतलब बनता है उसको बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। और ये दोनों जो होगी वो मटेरियल की बनी होती है, और कौन सा मटेरियल यूज होता है वो कैपेसिटर के ऊपर है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक तब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कैपेसिटर पूछा कि आपको कैपेसिटर कैसा होता है, तो कैपेसिटर दो धात्विक प्लेटों को मतलब कि दो धात्विक प्लेटों को एक इंसुलेट मतलब डाइलेक्ट्रिक माध्यम से अलग अलग करना कि जो डिवाइस बनता है उसको कैपेसिटर कहते हैं, ठीक। इतना ठीक। टिपिकली मेड ऑफ मटेरियल मेटल separated by the insulating material called is dielectric. When a voltage is applied across this plate, जैसे ही इन दोनों पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज अकम्युलेटेड ऑन देम, तो इन पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक, और जो कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड में एक मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। द अमाउंट ऑफ चार्ज द कैपेसिटर कैन स्टोर डायरेक्टली टू इस कैपेसिटेंस, और जो कि इसमें स्टोर हो जाता है, मतलब चार्ज जो है इसमें स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है डाइलेक्ट्रिक मेटल में, ठीक है। तो ये जो है चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है कैपेसिटर, ठीक है। समझ में आ गया कि कैपेसिटर होता क्या है, दो धात्विक प्लेटें होती हैं जो कि डाइलेक्ट्रिक माध्यम के द्वारा दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, जैसे ही हम इसमें वोल्टेज या प्रेशर देते हैं उस पर चार्ज उत्पन्न होने लगता है और उसको स्टोर कर लेती है, ठीक। अब ये बस इतना ही दे रखा है, बाकी का द एरिया ऑफ द प्लेट, द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड टिपिकल इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक बताई है उसकी, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसके प्लेट्स पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस दोनों की कितनी है, उनका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे यूज किया है, तो इस पर बात पर निर्भर करता है एक कैपेसिटर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, ठीक है। ये हम बताए थे टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में हम प्रकार बताए थे, तो इसमें देखिए जो कैपेसिटर का प्रकार है उसमें हम बताए थे टेंटुटुलम, एल्यूमिनियम टाइप के, सिरेमिक कैपेसिटर, ट्रिमर, ये पूछ लेते हैं स्किल टेस्ट में, थिन फिल्म। तो ये पूरे जो कैपेसिटर के प्रकार हैं, देख लीजिए पोलराइज नॉन पोलराइज होते हैं, जो कि हम आगे भी पढ़ाएंगे आपको धीरे धीरे, पर एक बार पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या होता है। तो अभी हम बेसिक देख रहे हैं, तो बेसिक में तुमको इतना पता होना चाहिए कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर के प्रकार कितने होते हैं, कैपेसिटर का यूज़ क्या होता है, कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो ऐसी बेसिक चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए हमको, ठीक है। उसके लिए पढ़ रहे हैं अभी, इसे हम रजिस्टेंस पढ़े हैं थोड़ा बहुत, रजिस्टेंस का काम क्या होता है, रजिस्टेंस का मतलब बेसिक में पढ़े हैं कि रजिस्टेंस धारा के मार्ग को रुकावट करता है, प्रतीक क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि नंबर मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, गलत कराते हैं बच्चे जिनको बेसिक नहीं होता है। तो अगर लार्ज लेवल का पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा देखेंगे कि कैसे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर में यही चीज़ें होती हैं, और कैपेसिटर के टाइप। अब एक बार कोई मतलब कि
अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो उसकी मतलब कैपेसिटी होगी, उसमें कैसे स्टोरेज होगा चार्ज, तो उसको बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है, तो आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटी, कैपेसिटर की कैपेसिटी, जैसे रजिस्टर की रजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये उसकी उसके मतलब कि एक तरीके से उसका गुण होता है कि उसके अंदर जैसे रजिस्टर की रजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही कैपेसिटर की एक होती है कैपेसिटी, कि उसके अंदर कितना स्टोरेज हो जाता है। तो किसी चालक तार की धारता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवेश की मात्रा, तो उसमें आवेश का जो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न मतलब उसमें स्टोरेज होगा, जो चार्ज उत्पन्न होगा उसकी मात्रा। ठीक है, अब वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है, इसको कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं हम। अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो इसको पढ़िए, यदि किसी चालक को Q आवेश देने में उसका विभव भी बढ़ जाता है तो Q इज इक्वल टू CV, ये इसकी कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, अगर यहाँ से कैपेसिटी निकालेंगे तो C बराबर Q अपॉन V, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा कैपेसिटर की। ठीक है, अगर किसी चीज़ में हम मान लीजिए कोई आवेश दे रहे हैं तो उसका विभव तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो दोनों का जो होता है डिपेंड होता है वो होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो किसी चीज़ की कैपेसिटी डिपेंड करती है उसके आवेश तथा वोल्टेज पे। ठीक है, ठीक, धारता मतलब कि उसकी कैपेसिटी, इसका जो SI मात्रक होता है वो C वोल्ट होता है, C अपॉन वोल्ट। ठीक है, ये एक अदिश राशि होती है, और इसका जो मात्रक होता है व्यापक, मान लीजिए कैपेसिटर जो लेके आते हैं हम किस में लेके आते हैं, माइक्रोफेरेड में, तो इतना याद रखिए माइक्रोफेरेड होता है। एक माइक्रोफेरेड कितना बराबर होता है, 10⁶ माइनस के। ठीक है, अब ये देखिए, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारता बढ़ती है तथा त्रिज्या घटाने से धारता घटती है, ये याद रख लीजिएगा। अब हम कैपेसिटर पढ़ा लिए, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटी साले की उसमें स्टोरेज करने की क्षमता जो होती है उसकी कैपेसिटी कहलाती है, रेजिस्टेंस की रजिस्टिविटी कहलाती है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें देख लिए हम। अब पढ़ते हैं इंडक्टर, इंडक्टर का काम क्या होता है। ठीक है, इंडक्टर आ रहा पैसिव डिवाइस, पैसिव डिवाइस जितने हम पढ़े देखो, रेजिस्टेंस रहा, कैपेसिटर रहा, इंडक्टर रहा, ये तीनों जो है पैसिव डिवाइस रहती है। ठीक, दैट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एज अ मैग्नेटिक एनर्जी, जो कि जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोरेज कर लेता है। ठीक है, इंडक्टर अपोजिस द चार्ज ऑफ करंट द फ्लो ऑफ द थ्रो एंड इट इंडस द वोल्टेज अक्रॉस। इंडक्टर अपोज says the change of current and the flow through and induce the voltage across it. Thus is the ammeter gains the lost charge to balance the current flow. ठीक है, तो जो इंडक्टर है वो करंट के फ्लो को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने कोई चालक तार है, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, उसके मतलब उसको एक तरह से रेजिस्टेंस का ही काम करता है कंडक्टर। जैसे हमको एक ये चालक तार है, अब ये सीधा तार है, अगर हम यहाँ से कुछ सप्लाई देंगे और यहाँ पे सप्लाई नापेंगे, देखो यहाँ चालक तार में जाने के लिए या डायरेक्ट चालक सप्लाई चले जाएगी। अगर हम उसको थोड़ा सा इसके फ्लो को कंट्रोल करना है, उसको कम करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो रेजिस्टेंस यूज करेंगे, या हम करते हैं कि चार्ज करने के लिए इसको ऐसे कॉइल में बना देंगे, इंडक्टर बना देंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में इसको यूज करने लगेंगे तो ये एक तरीके से रजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, बस यही है कि ये चार्ज को स्टोर कर लेगा थोड़ी देर के लिए और उस चार्ज को थोड़ा कम कर देगा, जैसे जैसे ही जितना सप्लाई जा रही है उसको थोड़ा कम करके भेजेगा और वहीं की वहीं स्टोरेज कर लेगा। ठीक है, मतलब ये कैपेसिटर का एक तरीके से चार्ज स्टोर करने का और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। ठीक, तो दी अदर नेम इज इंडक्टर आज चौक कुंडली जो कहते हैं, रिएक्टर एंड सिंपली कॉइल। ठीक है, तो इंडक्टर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को है मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करना, और दूसरा काम होता है एक तरीके से रेजिस्टेंस के रूप में भी यूज किया जाता है, कई कई जगह पे जो है रेजिस्टेंस वो फ्लो को थोड़ा कम कर देता है और इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किस रूप में, मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन जो कैपेसिटर जो स्टोर करता है वो किस में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन इंडक्टर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक,
ये फंक्शन ऑफ इंडक्टर एंड इंडक्टर इज अ कॉइल ऑफ कंडक्टर वायर। वायर का एक कॉइल होती है जो कंडक्टर वायर की होती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंडक्टर इज टू इंट्रोड इंडक्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, तो जो कि इंट्रोडक्शन कराता है इंडक्शन फील्ड, वही ये प्रेरक जो है तरह से इंडक्शन को फील करता है, मतलब उसके प्रेरक को तय करता है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें प्रेरक होता है, उसको फील कराता है, मतलब कि एक तरीके से उस जगह पर क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, जो उसको इंडक्टर कराता है। और हम बाकी का हम बता दिए हैं कि इंडक्टर जो है एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करता है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी को है मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोरेज करने का काम करता है। बस यही इंपॉर्टेंट होता है इंडक्टर के लिए। ठीक, अब टाइप्स ऑफ इंडक्टर पढ़ लेते हैं कि टाइप मतलब कि कौन कौन से इंडक्टर होते हैं। डिपेंडिंग ऑफ द टाइप्स ऑफ द कोर मटेरियल इंडक्टर कैन बी क्लासिफाई इन द फॉलोइंग। तो इंडक्टर को 3 प्रकार में बांटा गया है, एयर कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर, फेरी कोर इंडक्टर। अब ये 3 इंपॉर्टेंट इंडक्टर आते हैं, इनको बस सिंबल्स याद होना चाहिए आपको, क्योंकि पूछ लेता है कि ये कौन सा इंडक्टर है। ये कि एक सिंपल है इंडक्टर, ये एयर कोर है, ये सिंपल वाला होता है। अब ये आयरन कोर है, अब इसके ऊपर देखो आयरन लगा दिए हैं, ये फेरिक कोर है। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से बने हैं, तो ये एयर कोर से बना है, ये आयरन से बना है, ये फेरस से बना है, तो इसके मटेरियल का यूज होता है और कुछ नहीं है इसमें, बाकी के सारे इंडक्टर है। और ये एक आपका लास्ट जो आज के टॉपिक में जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है कि हम देखो रजिस्टेंस पढ़े, कैपेसिटर पढ़े, इंडक्टर पढ़े, तो उनको डिनोट किससे किया जाता है, जैसे रजिस्टेंस को कैपिटल आर से, ठीक है, कैपिटल आर से, कैपेसिटर को कैपिटल सी से, इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कोई इक्वेशन है तो रेजिस्टेंस का होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये इंपॉर्टेंट होता है। कैपेसिटर का पढ़े थे हम इसकी क्यू अपॉन वी सी। इंडक्टर का होता है वी एल अपॉन डी आई अपॉन डी टी, टाइम के साथ चेंज होता है मतलब डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसका सीरीज पहले हम जो आगे पढ़ेंगे, कैपेसिटर का, इंडक्टर का पैरेलल में कैसे जॉइंट करते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इतना ही पढ़े थे हम, और इतना ही पढ़ेंगे कि देखो कैसे एटम के बारे में पढ़े। सबसे पहले एटम के बारे में पढ़े कि एटम में क्या क्या होता है। एटम के बाद हम आवेश पढ़े, आवेश के बाद कूलाम का नियम पढ़े, कूलाम के बाद हम विभव पढ़े, विभवांतर पढ़े, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद थोड़ा बहुत हम रजिस्टेंस के बारे में पढ़े, रजिस्टेंस के बाद हम पावर के बारे में पढ़े, पावर के बाद हम कैपेसिटर के बारे में पढ़े, कैपेसिटर हम इंडक्टर, मतलब हमने बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर कर लिया है। जो चीज़ें हमको आगे थोड़ा टर्म की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम बोला करेंगे रजिस्टेंस क्या है तो कोई समझ जाया करेगा हाँ हम रजिस्टेंस उसमें पढ़े थे तो समझ गए। कैपेसिटर के बारे में बोला करेंगे कैपेसिटर समझ जाया करेगा, इंडक्टर के बारे में बोलेंगे इंडक्टर समझ जाएगा कि आगे की ये वाली क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है, उसके फॉर्मूला देख लिए। तो आगे की क्लास में जैसे हम ओम लॉ पढ़ेंगे तो हमको ये नहीं समझाना पड़ेगा किसी को कि रजिस्टेंस क्या होता है। ओम्स लॉ में हमको आगे ये नहीं समझाना पड़ेगा किसी को कि वोल्टेज क्या होता है, हमको ये नहीं समझाना पड़ेगा कि इसमें देखो धारा क्या होती है। तो सबको पता होगा कि वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करता है, हम बताए थे। धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को धारा कहती है। रजिस्टेंस क्या होता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तो आगे की जो चीज़ें क्लियर हुई हैं वो पीछे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम पीछे से पूरा थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बताए हैं, ज़्यादा नहीं बताए हैं, लेकिन बेसिक जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आर इजिकल टू वी, आगे हम सिद्ध करेंगे ओम्स का लॉ, अगली क्लास में जो हमारा होगा वो ओम्स का लॉ होगा। तो ओम्स के लॉ को जैसे ही हम सिद्ध करेंगे कि ओम्स का लॉ किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, कैसे कैसे काम करता है, पूरा कम से कम 3-4 पेज का ओम्स का लॉ होगा। तो उसमें हम बताएंगे कि ये आर होता है, तो कोई पूछेगा आर का होता है, तो हम उसमें बताएंगे कि ये ऐसे तो नहीं बताएंगे कि ये रजिस्टेंस है। तो रजिस्टेंस बता देंगे लेकिन कोई बच्चा समझेगा नहीं, तो बेसिक नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा। पीछे का जो जितना है 3-4 मतलब 2 क्लासें हैं जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से समझ गए होंगे आप, थोड़ा बहुत क्लास देखे होंगे, तो आगे की क्लास है वो बहुत और अच्छी होंगी। अब थोड़ा ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर उसका किरचॉफ लॉ भी देखेंगे, फिर उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन देखेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और आज की क्लास में हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में बस इतना था कि हम इंडक्टर तक पढ़ना था हमको, तो हमारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे अपना ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी का पिछले की क्लास की और ये वाली क्लास दोनों को मैच करके देखिएगा, ज़्यादा नहीं है, 100 में से ज़्यादा नहीं तो 90% आपको समझ में आएगा, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा पूरे तरीके से। और जो समझ में ना आए उसको दोबारा एक बार और दीजिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।
बस आज की क्लास में बस इतना ही, कल पढ़ते हैं हम अपना ओम्स लॉ। ठीक है।